सब लोग सोच रहे थे कि मेरी वाइफ लिu रुयान एक कार एक्सीडेंट में मर गई है, लेकिन सिर्फ मुझे ही सच पता था। जो सच में मरी थी वो थी उसकी बड़ी बहन लिu सू। और उसने इस झूठी मौत का फायदा उठाया अपनी आइडेंटिटी बदलने के लिए और चुपके से भागने के लिए, ताकि वो अपने बचपन के प्यार से मिल सके। और मैंने ऐसा नाटक किया जैसे मुझे कुछ नहीं पता। मैंने ना सिर्फ खुद उसकी लीगल आइडेंटिटी और फैमिली रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने में मदद की, बल्कि उसके विडो के रूप में मैंने उसकी कंपनी के सारे शेयर्स और पोस्ट पर अपना कब्जा कर लिया। मैंने कम से कम टाइम लेकर उन सब लोगों को हटा दिया जो मेरे खिलाफ थे। मेरी पिछली लाइफ में मैंने ही उस आइडेंटिटी के बदले को मौके पर सबके सामने लाया था, लेकिन उसने बिना किसी अफसोस के अपने पहले प्यार के बाहों में पनाह ले ली। ज़ांग ज़ैंग, मेरी बहन मर गई। मुझे पता है तुम दुखी हो, लेकिन मुझे ध्यान से देखो। मैं लिu सू हूं। उसके पूरे परिवार के सपोर्ट और झूठ की वजह से मैं अपनी साली के पीछे पागल होने वाला एक क्रेजी आदमी बन गया। उन्होंने कहा कि मैं अपना दिमाग खो चुका हूं और मुझे एक मेंटल हॉस्पिटल में बंद कर दिया। जब मैंने फिर से अपनी आंखें खोली तो मैं ठीक उस मोमेंट पर वापस आ गया जब आइडेंटिटी बदलना पूरा हो चुका था। फ्यूनरल होम की हवा बहुत ठंडी और सफोकेटिंग थी। मेरी वाइफ लिu रुयान एक तरफ अपना सिर झुकाए खड़ी थी। उसके फिंगर्स हल्की सी हिल रही थी जब वो धीरे और भारी आवाज में बोल रही थी, जीजा जी, आपको अपना ख्याल रखना चाहिए। मेरी बहन की मौत बहुत सडन थी। स्ट्रेचर पर जो पर्सन था वो बाकी सबके लिए लिu रुयान थी, मेरी वाइफ, जो एक्सीडेंट में मर गई थी। मैंने उसके कपड़ों के कॉलर के नीचे छुपे छोटे से लाइट ब्राउन स्पॉट को देखा। मेरी पिछली लाइफ में ठीक इसी डिटेल ने मुझे नर्क में ढकेल दिया था। जब मैंने कांपते हुए उसे सवाल किया तो वो डर के मारे ज़ांग ज़ैंग के पीछे छुप गई और फूट फूट कर रोने लगी। सीफैंग, होश में आओ, सू तो मर गई, मैं लिu रुयान हूं। ज़ांग ज़ैंग, वो आदमी जो हमेशा उसके दिल की सबसे साफ जगह पर था। मेरे अच्छे जीजाजी ने मुझे बहुत जोर से दीवार की तरफ धक्का दिया और मुझे पागल कहा और बोला कि मैं अपनी वाइफ की बहन को पाना चाहता हूं। हमारी 4 साल की बेटी सिया ने मासूमियत से लिu रुयान के कपड़े खींचे, लेकिन उसने उसे ऐसे हटा दिया जैसे किसी गंदी चीज को छू रही हो। कितनी बदतमीज बच्ची है। अगले दिन सिया और मुझे लिu परिवार से बाहर निकाल दिया गया, इस बहाने से कि मैं मेंटली अनस्टेबल हूं और मुझे अकेले रहने और ट्रीटमेंट की जरूरत है। उस आखिरी विंटर के दौरान सिया मेरे बाहों में इतनी भूखी थी कि उसके पास रोने की भी ताकत नहीं थी। उसने बस धीरे से मुरमुर किया, पापा मुझे ठंड लग रही है, और वो फिर कभी नहीं जागी। एक ठंडक मेरे पैरों से लेकर ऊपर तक दौड़ गई, लेकिन मैंने धीरे से एक कांपती हुई सांस छोड़ी और उस नफरत और दर्द को दबा दिया जो मेरी आंखों में उबल रहा था। उन्हें एक ग्रे थकान में बदल दिया। हाँ, ये बहुत सडन था। मेरी आवाज ऐसी लग रही थी जैसे सैंड पेपर से घिल गई हो। मैं फ्यूनरल होम के स्टाफ की तरफ घूमा और दुख भरे टोन में कहा, प्रोसीजर फॉलो कीजिए, बॉडी को जितना जल्दी हो सके क्रिमेट कर दीजिए। मैं चाहता हूं कि मेरी वाइफ साफ सुथरी और शांति से जाए। लिu रुयान ने तुरंत अपना सिर उठाया और जल्दी से जवाब दिया, हाँ, जितना जल्दी हो उतना अच्छा है, ताकि मेरी बहन शांति से आराम कर सके। बाकी सब मैं देख लूंगी। मैं उन पीली लाइट्स के नीचे अकेला खड़ा रहा, स्ट्रेचर पर उस अनजान बॉडी को देखते हुए। मेरी वाइफ अपनी बहन का नाम यूज करके उस फ्यूचर की तरफ चल पड़ी जिसे वो हमेशा से चाहती थी, एक ऐसा फ्यूचर जो ज़ांग ज़ैंग के साथ था। मैंने धीरे से अपना हाथ उठाया और उस व्हाइट शीट को ध्यान से सही किया जो फिसल गई थी, उस ठंडे चेहरे को ढकते हुए। लिu रुयान अब लीगली मर चुकी थी और तुम मेरी जान अब से लिu सू बनकर जियोगी। मैं खुद तुम्हारे रास्ते के सारे ऑब्स्टिकल्स को हटा दूंगा ताकि तुम इस चुराई हुई लाइफ में मजबूती से आगे बढ़ो। फ्यूनरल के बाद एक छोटी सी फैमिली मीटिंग हुई। एटमॉस्फेयर अजीब तरीके से शांत था। ज़ांग ज़ैंग घर के आधे मालिक की तरह मेन जगह पर बैठा था। लिu रुयान उसके पास सहारा लेकर खड़ी थी। उसने मुझे तमीज से एक कप चाय सर्व की, हालांकि उसके टोन में मुझे चेक करने का एक साफ मकसद छिपा हुआ था। रुयान का जाना बहुत सडन था। बहुत सी चीजें हैं जो उसने साफ नहीं की। मुझे याद है कि जिन कल्चर कंपनी जिसे उसने शादी से पहले रजिस्टर किया था वो काफी अच्छी चल रही थी। वो ऐसे रुकी जैसे उसे बोलने में प्रॉब्लम हो रही हो। क्योंकि मैं उसकी अकेली बहन हूं, शायद मुझे टेम्परेरी रूप से इसे मैनेज करने का जिम्मा लेना चाहिए। आखिरकार ये उसकी मेहनत और डेडिकेशन का हिस्सा था। ज़ांग ज़ैंग ने धीरे से उसके हाथ के पीछे सहलाया, हालांकि उसकी आंखें अब भी मुझ पर टिकी थीं। जिस हाथ से मैंने कप पकड़ा था वो हवा में ही रुक गया। मैंने अपनी नजर उठाई। मेरी आंखें अब भी लाल थीं और आवाज भारी थी। और जिन कल्चर वो कंपनी। मैंने कप रखा और थकान का नाटक करते हुए अपने सर को मसाज किया। वो कंपनी 3 साल पहले डूब गई थी। डेट्स एसेट से ज्यादा थे और उसे चुपके से कैंसिल कर दिया गया था। वो बस एक फेक कंपनी थी। अब वो नहीं रही। लिu रुयान के चेहरे पर जो चिंता का एक्सप्रेशन था वो तुरंत फ्रीज हो गया। कैंसल्ड? ये तो इम्पॉसिबल है। लास्ट ईयर तो उसने मुझे कंपनी के प्रोजेक्ट्स के बारे में बताया था। कौन से प्रोजेक्ट्स? मैंने आवाज ऊंची करके उसकी बात काट दी। सारी जगह के फाइनेंशियल होल्स को बंद करने के प्रोजेक्ट्स या उसे जिंदा रखने के लिए अपना खुद का पैसा डालने के प्रोजेक्ट्स? मेरा टोन छुपे हुए दर्द से भरा था। मैं बस थोड़ी सी डिग्निटी बचाना चाहता था। मैं नहीं चाहता था कि तुम और ज़ांग ज़ैंग ये सोचो कि लिu परिवार और इस शादी के दूर उसकी कोई वैल्यू नहीं थी। मैंने देखा कि उन दोनों के एक्सप्रेशंस पूरी तरह से बदल गए।
मेरे अंदर बस बर्फ थी। अब जब वो नहीं रही, मैं ऐसी शर्मनाक बातें सामने नहीं लाना चाहता था। मैंने थकान से अपने कंधों को गिराते हुए सिर झुका दिया। बहन, जीजाजी, रुयान चली गई। सिया और मेरे पास अब कोई नहीं है जिसका सहारा ले सकें। अगर आप लोगों के अंदर अब भी थोड़ा सा परिवार का प्यार बचा है, तो मैं बस आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि सिया का थोड़ा ख्याल रखें। मैं लाइफ टाइम आपका थैंकफुल रहूंगा। मैंने एग्जॉस्टेड आवाज में आगे बोलने से पहले थोड़ा पॉज लिया। जहां तक उन चीजों का सवाल है, अब कुछ नहीं बचा। सब कुछ उसकी अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से खत्म हो गया। इन वर्ड्स के साथ मैंने खुद को और सिया को एकदम हेल्पलेस और सबसे कमजोर पोजीशन में रख दिया, और ल्यू परिवार के बाकी लोगों ने उन्हें अलग तरीके से देखने लगे। परिवार के बाकी लोगों ने अपना सिर हिलाना और आ भरना शुरू कर दिया। जो नजरें वो ल्यू रुयान और जांग जैंग पर डाल रहे थे, उसमें साफ तौर पर नाराजगी थी। ऐसे वक्त में एक विडो और एक अनाथ बच्ची से चीजें छीनने के बारे में सोचना कितना गंदा है। ल्यू रुयान का चेहरे का रंग लाल और सफेद हो रहा था। जो सैडनेस का एक्सप्रेशन वो रखने की कोशिश कर रही थी, वो पूरी तरह से टूटने के कगार पर था। वो बस मुश्किल से एक सेंटेंस ही बोल पाई। मुझे नहीं पता था कि चीजें ऐसी हैं। जैंग सैंग ने मेरी तरफ एक गुस्से वाली नजर से देखा। फिर उसने ल्यू रुयान के शोल्डर्स पर हाथ रखा और धीरे से बोला, अब बस करो सू। सीफेंग को और दुख मत दो। अगर वो हैं तो सबका अच्छे से ख्याल रखा जाएगा। इन सब चीजों के बारे में हम बाद में बात करेंगे। मैं अंदर ही अंदर बहुत जोर से हंसा, लेकिन बाहर से मैंने बस थकान से अपना सर हिला दिया, बिना कुछ बोले, और एक टूटे हुए विडोवर का नाटक पूरी तरह से करता रहा। जब हम लोग उस विला में वापस आए जहां हम टेम्परेरी रह रहे थे, तो शियावी ने अपना छोटा सा सर मेरे नेक से रगड़ा और धीरे से बोली, पापा, मम्मा अब मुझे प्यार नहीं करती। तुम गलत सोच रही हो। मैंने उसके सॉफ्ट बालों को सहलाया और धीरे से जवाब दिया, मम्मा एक स्टार बन गई हैं। वो जो हैं वो तुम्हारी मौसी हैं। वो बस उनकी जैसी दिखती हैं। इसी दोपहर को मैं खुद सारे जरूरी पेपर्स लेकर अलग अलग ऑफिसेज में गया। ल्यू रुयान का फैमिली रजिस्ट्रेशन ऑफिशियली कैंसिल हो गया। उसकी मौत को सिस्टम में डाल दिया गया। इस दुनिया में उसके होने का हर एक लीगल प्रूफ हमेशा के लिए मिटा दिया गया, लाइन बाय लाइन, एक एक रिकॉर्ड करके। उसके बाद मैंने ल्यू ग्रुप के लीगल डिपार्टमेंट और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से बात की। मैंने एक दुखी पर मजबूत आवाज में कहा, मैं ली सीफेंग हूं। मेरी वाइफ ल्यू रुयान एक एक्सीडेंट में मर गई हैं। उनके विल के मुताबिक मैं ही अकेला लीगल गार्डियन हूं। उनके नाम के सारे शेयर्स और राइट्स अब तुरंत मेरे अंडर आएंगे। सारे पेपर्स रेडी कीजिए। मैं उनकी सारी पोस्ट्स और फैसले लेने की ताकत को पूरी तरह से संभालने जा रहा हूं। पावर का ये ट्रांसफर बहुत ही जल्दी अप्रूव हो गया। साथ ही ल्यू रुयान के एक्सीडेंट मौत का इंश्योरेंस का बहुत बड़ा पैसा मेरे कहने पर एक ट्रस्ट फंड में डाल दिया गया, जो मैंने अभी अभी शियाओजी के लिए बनाया था। एक ऐसा फंड जिसके रूल्स पैसे निकालने के लिए बहुत ही स्ट्रिक्ट थे। कोनो भी इंसान वहां से पैसा नहीं निकाल सकता था बिना बहुत सारे मुश्किल प्रोसेस से गुजरे। जब मैं ल्यू फैमिली के पुराने घर वापस आया, तो मेरी सास ल्यू मिंगुई की तेज आवाज हवा में एक बर्फ की सुई की तरह चुभी। छोटी बदमाश, इन्यूटिल, तुम्हें देखकर मुझे गुस्सा आता है। एकदम अपने पापा की तरह यूजलेस हो। तुम दोनों इस परिवार में बस पैसा चूसने आए हो। मेरे कदम रुक गए। मैंने ऊपर देखा। हॉल के बीच में शियाओजी अकेले उस मोटे कारपेट पर खड़ी थी। उसके पैरों के पास एक छोटा सा टूटा हुआ पोर्सलिन कप था, और ब्राउन टी ने उसके साफ सॉक्स के एक हिस्से को गंदा कर दिया था। उसने अपना सर झुकाया हुआ था। उसके छोटे हाथ अपने कपड़ों के कोने को जोर से पकड़े हुए थे, और उसकी छोटी बॉडी एकदम रिजिड थी। ल्यू मिंगुई एक महंगे वेलवेट सोफे पर झुककर बैठी थी। वो धीरे धीरे अपने हाथ में बीड्स घुमा रही थी, लेकिन उनकी आंखें शियाओजी को एक तलवार की तरह देख रही थीं, पूरी नफरत के साथ। तुम वहां क्यों खड़ी हो? जो गंदगी तुमने की है उसे साफ करो। कितनी बदतमीज बच्ची है। शियाओजी, मेरी आवाज तेज नहीं थी, लेकिन हॉल की हवा एक मोमेंट के लिए जैसे फ्रीज हो गई। मेरी बेटी ने झट से अपना सर उठाया। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में तुरंत आंसू भर आए, और वो मेरी तरफ दौड़ी और मेरे पैरों को जोर से पकड़ लिया। वो उस गुस्से को अच्छे तरह से समझ सकती थी। मैंने उसे अपनी बाहों में उठा लिया। टी का वो गीला धब्बा मेरी स्लीव पर लग गया। मैंने ल्यू मिंगुई की तरफ देखा तक नहीं, बस धीरे से शियाओजी से पूछा, क्या तुम जल गई? हमारे प्यारे दामाद जी वापस आ गए। ल्यू मिंगुई ने बीट्स को रखा और जहरीली आवाज में बोली, क्या बात है? तुम फिर से अपनी इस यूजलेस बेटी को बचाने आ गए? क्या मैंने कुछ गलत कहा? एक लड़की को पालने का क्या फायदा? वो बस खाना बर्बाद करती है। अगर रुयान ने एक बेटे को जन्म दिया होता। मम्मी, मैंने शांति से उनकी बात काट दी। शियाओजी मेरी बेटी है, कोई यूजलेस बोझ नहीं है। अगर हमारा यहां वेलकम नहीं है तो हम चले जाएंगे। जाना? तुम कितने भोले हो। ल्यू मिंगुई खड़ी हो गई। उसके चेहरे की झुर्रियां और भी क्रूअल लग रही थीं। जैंग सैंग की हेल्थ खराब है और उन्हें केयर की जरूरत है। मैंने फौरन से एक नर्स हायर करने का अरेंजमेंट किया है। अगर तुम नहीं तो इसका पैसा कौन देगा? तुम और तुम्हारी बेटी इतने सालों से ल्यू फैमिली में फ्री में रह रहे हो। अब जब रुयान नहीं रही तो क्या तुम सब छोड़कर भागना चाहते हो? मैं तुम्हें बताती हूं कि तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है।
उसी वक्त जैंग सैंग को एक हल्की सी खांसी आई और वो धीरे से पास के कमरे से बाहर आया। लियू रुयान तुरंत उसके पीछे आई, हाथ में एक गर्म पानी का ग्लास लिए और ध्यान से उसे पानी पिलाने में मदद करते हुए फिर मेरी तरफ नाराजगी से देखने लगी। जीजा जी, मम्मी बस दुख की वजह से परेशान है और उन्होंने गुस्से में ऐसा बोल दिया। शियाओ जी अभी छोटी है, उसने जानबूझकर कप नहीं तोड़ा। वो रुकी और आगे बोली, लेकिन जैंग की हेल्थ सबसे पहले है। आखिरकार वो अब भी लियू फैमिली के दामाद हैं। अब जब रुयान नहीं रही तो ये नेचुरल है कि आप परिवार की ज्यादा जिम्मेदारियां उठाएं। मैंने उन तीनों को देखा, एक हैप्पी फैमिली का कितना परफेक्ट सीन था। मैं धीरे से बोला, जो जिम्मेदारियां मेरी हैं मैं उनसे नहीं भागूंगा। मेरी नजर लियू रुयान के चेहरे पर गई, लेकिन शियाओ जी मेरी लिमिट है। जिसने भी फिर से उसकी इंसल्ट की तो मुझे ब्लेम मत करना, और मैं ली सी फैंग इज्जत देना छोड़ दूंगा। ये कहने के बाद मैंने उन पर ध्यान देना बंद कर दिया और शियाओ जी को लेकर ऊपर की तरफ चला गया। जब मैं स्टेयर्स से गुजर रहा था तो छोटे बैल्कनी का दरवाजा थोड़ा खुला था। अंदर से फिर से धीमी आवाजें आईं। तुम चिंता मत करो, मम्मी की बस जुबान कड़वी है, लेकिन अंदर से वो मुझे अब भी प्यार करती हैं। अब वो मुझे ही अपनी असली बेटी मानती हैं। ये लियू रुयान की आवाज थी। उसमें एक घमंड था जिसे छुपाना मुश्किल था। जैंग सेंग ने प्यार से जवाब दिया, किसी और का नाम यूज करके तुम्हें दुख झेलना पड़ रहा है, ये तुम्हारे लिए वर्थ इट है। वहां थोड़ी देर शांति रही, फिर जैंग सेंग ने फिर से बात की, इस बार थोड़े गुस्से वाले टोन में। हालांकि ली सी फैंग और वो बच्ची अब भी एक प्रॉब्लम है, कोई जल्दी नहीं है, धीरे धीरे। अभी वो मम्मी के सामने खुद को रिस्पॉन्सिबल दिखना चाहता है। हम हमेशा कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। जैसे ही मैंने वो वर्ड सुने, मैंने शोयो को अपने आर्म्स में थोड़ा और टाइट पकड़ लिया। पता नहीं उसको कुछ समझ आया या नहीं, पर उसके स्मॉल हैंड्स ने जेंटली मेरी बैक को सहराया। जब हम गेस्ट रूम में वापस आए, जहां हम थोड़े दिन के लिए स्टे कर रहे थे, मैंने डोर क्लोज्ड कर दिया और उसको बेड पर बिठा दिया। मैंने नीचे बेंड होकर केयरफुली उसके सॉक्स और एंकल्स चेक किए, ताकि देख सकूं कि हॉट टी से वो बर्न तो नहीं हुई। उसने साइलेंट होकर मुझे देखा और फिर क्वाइटली पूछा, डैड, ग्रैंडमा मुझे लव क्यों नहीं करती? क्या इसीलिए क्योंकि मैं एक चाइल्ड नहीं हूं? उन चाइल्डिश वर्ड्स ने मेरे हार्ट को एक फाइन नीडल की तरह चुभोया। मैंने जेंटली उसके हेड को स्ट्रोक किया। ये तुम्हारी फॉल्ट नहीं है शोयोई, बस कुछ लोगों के हार्ट्स बहुत रॉटन होते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग ट्रांसफर ऑर्डर्स और प्रोजेक्ट स्टार्ट होने का नोटिस ऑफिशियली आ गया। मैंने एक मोमेंट के लिए भी हेजिटेट नहीं किया। मैंने अपनी बाकी सब चीजें गैदर करना स्टार्ट कर दिया। हमें उस स्वॉर्म से जल्दी लीव करना था, एक हैंड में सिंपल लगेज लेकर और दूसरे हैंड से उसको होल्ड करके। हम एंट्रेंस तक बैरली पहुंचे ही थे कि तभी मुझे पीछे से फुटस्टेप सुनाई दिए। लियू रोआन स्टेयर्स के बीच में खड़ा था और नीचे देखते हुए उस सूटकेस को देख रहा था जो उसने कैरी किया था। उसका फेस थोड़ा डार्क हो गया। तुम शोयो को कहाँ ले जाने का प्लान कर रहे हो? बिना कोई इमोशन दिखाए मैंने डिस्क्रीटली सायो का प्रोजेक्ट इनिशिएशन डॉक्यूमेंट फोल्ड करके अपने जैकेट के अंदर रख लिया। उसी टाइम मैंने शोयो को अपने पीछे प्रोटेक्ट किया। वो जहां भी जाए, ये ऐसी चीज नहीं है जो मिस लियू को रिपोर्ट करने की जरूरत हो। मैंने उस फेस को देखा जो इतना फेमिलियर था और साथ ही साथ इतना स्ट्रेंज भी। लियू रुआन का एक्सप्रेशन एक इंस्टेंट के लिए फ्रीज हो गया। फिर उसने इरिटेशन और फॉल्स कंसर्न के मिक्सचर के साथ फ्राउन किया। ब्रदर इन लॉ, गुस्से में आकर ये सब बातें मत बोलो। तुम शोयो के साथ अकेले इतनी दूर जा रहे हो, तुम वहां किसी को नहीं जानते, और अगर कुछ हो गया तो तुम्हारी हेल्प करने के लिए कोई भी नहीं होगा। अगर तुम रेजिडेंस में रहोगे तो कम से कम मॉम, सेमेंग और मैं तुम्हारा टेक केयर कर सकते हैं। इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैंने उसको इंटरप्ट किया और शोयो के साथ वहां से निकलने की तैयारी की। अब से मेरी डॉटर और मेरे मैटर्स का लियू फैमिली से कोई लेना देना नहीं है। उसने सडनली अपना हैंड आगे बढ़ाया और डायरेक्टली मेरे आर्म पर हैंग हो रहे वर्क बैग को ग्रैब कर लिया। उसने उसको हार्ड पुल किया। मैं सरप्राइज हो गया और वो ब्रीफकेस उसके हैंड्स में गिर गया। उसने जल्दी से एक्शन लिया, जिपर ओपन किया और अंदर देखने लगा जब तक उसको वो प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट नहीं मिला जिस पर बिजनेस ग्रुप का ऑफिशियल लेटर हेड और सील था। उसने बस उस पर एक लुक डाला। उसका एक्सप्रेशन इंस्टेंटली ग्लूमी हो गया। बिना थोड़े से भी हेजिटेशन के उसने डॉक्यूमेंट को दोनों एंड से होल्ड किया। रैस पेपर टीयर होने का साउंड क्लियरली गूंजा। उसने एक क्लीन और डिसाइसिव पुल के साथ उसको हाफ टीयर कर दिया। वो पीसेस ड्राई लीव्स की तरह ग्राउंड पर गिर गए। उसने मेरी तरफ एरोगेंटली देखा। सफेंग, बस करो, तुमने बहुत ईयर्स से वर्क नहीं किया है। कामली रेजिडेंस में रहो, ये सबके लिए बेटर होगा। मैंने फ्लोर पर स्कैटर्ड पेपर के फ्रैगमेंट्स को देखा। वो मेरा बाहर निकलने का रास्ता था। वो मेरे प्लान का एक की पीस भी था। मेरे चेस्ट के अंदर गुस्सा वायलेंटली क्रैश हो रहा था, पर फिर भी मैंने ऊपर देखा और उसकी गेज को कोल्डली होल्ड किया। मेरे लिए फाइन है। मैं थोड़ा पॉज हुआ। लियू रुआन, नहीं, अब तो मुझे तुम्हें ली स्वैन बुलाना चाहिए। उसके प्यूपल्स वायलेंटली कंस्ट्रिक्ट हो गए। तुम किस पोजीशन से बोल रहे हो कि ये मेरे गुड के लिए है? उसने एक स्टेप फॉरवर्ड लिया और अपनी वॉइस लोअर की। सब फॉल्स क्यूटनेस चली गई थी। ली स्वैन, मेरे पेशेंस का अब्यूज मत करो।
ये मत भूलो कि किसने इन सब ईयर्स में तुम्हारी और तुम्हारी डॉटर की हेल्प की है। लियू फैमिली के राइस का हर एक ग्रेन और वाटर का हर एक ड्रॉप एक प्राइस के साथ आया था। अब जब रुआन अभी अभी डाई कर गई है, क्या तुम फैमिली बॉन्ड का एडवांटेज लेकर लियू फैमिली के ब्लड को यहां से ले जाना चाहते हो? इस वर्ल्ड में ऐसी कोई कन्वीनियंट चीज नहीं होती। मुझे तो लगभग हंसी आने लगी थी। हमें रखना, मेरी पास्ट लाइफ में जब शायोई सीरियसली इल हो गई थी, मैं लियू रुआन रेजिडेंस के सामने नील करके उनसे हेल्प के लिए बेग कर रहा था। किसने गार्ड्स को ऑर्डर दिया था मुझे एक डॉग की तरह बाहर थ्रो करने का? और अब जब मैं लीव करना चाहता हूं तो वो मुझे ऐसा नहीं करने दे रहे। मैंने एक कोल्ड लाफ दी। मेरी गेज ब्लेड की तरह शार्प थी। हमें रखना, तो मुझे बताओ वो कौन था जो कंपनी की पावर को टेक ओवर करने के लिए वेट कर रहा था? लियू रुआन का फेस थोड़ा चेंज हुआ। उसने खुद को काम रखने की कोशिश की और अपना टोन सॉफ्ट किया, हालांकि उसमें अभी भी कॉशन और ट्रायल छुपा हुआ था। ली स्वैन, क्या तुम्हारी मेरे साथ कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है? हम फैमिली हैं। अब जब मेरी सिस्टर चली गई है, मुझे उसकी जगह तुम्हारा और शॉयली का टेक केयर करना चाहिए। मिसअंडरस्टैंडिंग? मैंने उसको फिर से इंटरप्ट किया, इस बार एक कोल्ड और हार्ड वॉइस के साथ। ओनली मिसअंडरस्टैंडिंग ये थी कि मैंने एक बार सोचा था कि तुम लोग अभी भी ह्यूमन बींग्स हो। इससे पहले कि वो अपनी बात फिनिश करता, मैंने अपना हैंड रेज किया। अपनी पूरी स्ट्रेंथ यूज करके जो मैंने रोक कर रखी थी, उसको एक ब्रूटल स्लैप दिया। उस नॉक का शार्प साउंड पूरे एम्प्टी एंट्रेंस में गूंजा। लियू रोएन का फेस इम्पैक्ट से वायलेंटली टर्न हो गया और वो हैवी वुडन डोर से जा टकराया। मेरे फिंगर्स का मार्क जल्दी ही उसके चीक पर दिखने लगा। उसने अपना हेड शार्पली टर्न किया। उसके आईज का शॉक इंस्टेंटली एक फेरोशियस और ट्विस्टेड हेटेड में ट्रांसफॉर्म हो गया। ली स्वैन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हेट करने की? वो हिस्टेरिकली शाउट करने लगा। अब अपीयरेंस की चिंता बिल्कुल छोड़कर उसने मुझ पर लंच किया और मेरी रिस्ट को टाइटली ग्रैब कर लिया। उसके लॉन्ग नेल्स लगभग मेरी स्किन में डिग कर गए थे जब वो मुझे घर के अंदर ड्रैग करने की कोशिश कर रही थी। तुम आज इस डोर से बाहर नहीं जा रही हो। सिक्योरिटी, कोई आओ। सियाओजी फ्राइट के मारे रोने लगी। अपनी डॉटर को प्रोटेक्ट करते हुए मैंने खुद को फ्री करने की कोशिश की। लियू रुयन की स्ट्रेंथ सरप्राइजिंग थी, या शायद ये बस एक कॉर्नर्ड इंसान की डेस्परेशन थी। उस केओटिक स्ट्रगल के बीच में रेजिडेंस का वो ह्यूज फ्रंट डोर, जो नॉर्मली सिर्फ सिक्योरिटी इंटरकॉम से ओपन हो सकता था, बाहर से स्लोली ओपन होने लगा। एक्सेसिवली ब्राइट आफ्टरनून लाइट हॉल में फ्लड कर गई, जिससे ग्लेयर के सामने खड़े सेवरल फिगर्स का आउटलाइन दिखने लगा। ग्रुप को लीड करने वाला पर्सन एक टॉल अपराइट मैन था, जिसका डिमीनर उन लोगों जैसा था, काम, जो पावर के एकस्टम्ड होते हैं। उसकी गेज ने एंट्रेंस के उस एम्बैरेसिंग साइट को जल्दी से स्वीप किया और फाइनली लियू रुयन पर आकर रुक गई, जिसका आधा फेस स्वॉलन था, हेयर मेसी थे और वो अभी भी डेस्परेटली मुझे क्लिंग कर रही थी। लियू रुयन इंस्टेंटली फ्रीज हो गई। उसके सभी मूवमेंट्स और स्क्रीम्स सडनली रुक गए। उसके फेस का फियर्स एक्सप्रेशन मोशनलेस रहा और फिर स्लोली अटर पैलर में कोलैप्स हो गया। प्रेसिडेंटली, व्हीकल रेडी है। बैकलाइट से ग्रुप को लीड करने वाला फिगर हॉल में एंटर हुआ। लाइट ने प्रेसिडेंसी के सीनियर एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट चेन सू के इम्पेकेबल सूट को परफेक्टली आउटलाइन किया। उसके पीछे बिजनेस ग्रुप के 2 सिक्योरिटी गार्ड्स आए, दोनों एलिगेंट यूनिफॉर्म्स और एक फर्म प्रेजेंस के साथ। उसके फेस पर कोई अननेसेसरी इमोशन नहीं था। उसने बस मुझे एक स्लाइट, लगभग इम्परसेप्टिबल नॉट दिया और फिर असाइड स्टेप हो गई। एक काम और क्लियर वॉइस में उसने कहा, प्रेसिडेंटली, सूजो के लिए प्राइवेट जेट का अरेंजमेंट ऑलरेडी हो चुका है। कार बाहर वेट कर रही है। लीगल डिपार्टमेंट और कोर प्रोजेक्ट टीम आपको एयरपोर्ट पर मिलेंगे। ब्रीफिंग फ्लाइट के दौरान की जा सकती है। प्रेसिडेंटली, वो टाइटल लियू रुयन के नर्व्स पर एक शार्प नीडल की तरह गिरा। जिस स्ट्रेंथ से वो मेरी रिस्ट को ग्रिप कर रही थी, वो सडनली डिसअपियर हो गई। उसने डिसबिलीफ में मेरी तरफ देखा और फिर चेन सू की तरफ टर्न हुई। गुस्से और शॉक से डिस्टॉर्टेड उसकी वॉइस लगभग टूट गई। तुमने अभी इसको क्या बुलाया? प्रेसिडेंटली? उसके आईज बड़े हो गए। तुम ब्लाइंड हो? मैं लियू ग्रुप की प्रेसिडेंट हूं। ये लाइस फैंग कौन होता है जिसको तुम ऐसे बुला रही हो? तभी चेनसू ने ऑफिशियली अपनी गेज उसकी तरफ टर्न की। उसका एटीट्यूड अभी भी रिस्पेक्टफुल था, हालांकि डिस्टेंट था, जैसे वो किसी ऐसी स्ट्रेंजर से डील कर रही हो जिसकी आइडेंटिटी वेरीफाई होनी बाकी हो। उसने अपने हैंड्स को लाइटली ज्वाइन किया और कंप्लीटली प्रोफेशनल काम के साथ रिप्लाई किया, मिसेस ल्यूसू, गुड आफ्टरनून। मिस लियू रुयन के डिमाइस के बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने एक ऑफिशियल वोट हेल्ड किया था। मिस्टर ले फैंग को लियू ग्रुप का नया सीईओ और एक्टिंग डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है। ये पोजीशन इमीडिएटली इफेक्ट में आती है। वो पॉज हुई। उसकी गेज लियू रुयन के फेस पर स्वीप कर गई, जो अब कंप्लीटली वाइट हो चुका था। लियू रुयन से एक और सेकंड। उस लुक की कोल्डनेस ऐसी थी जैसे कोई कॉन्ट्रैक्ट में किसी डिफेक्टिव क्लॉज को रिव्यू कर रहा हो। जहां तक उस आइडेंटिटी की बात है जो आपने मेंशन की, मेरी ड्यूटी लियू ग्रुप के करंट हेड को सर्व करने की है। मुझे मिले ऑफिशियल आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स और पर्सनल नोटिसेस के अकॉर्डिंग मिस लियू रुयन सैडली पास अवे हो चुकी हैं और आप मिस लियू रुयन की एल्डर सिस्टर मिसेस ल्यूसू हैं।
इल्यूसू के नाम पर कोई पोजीशन रजिस्टर्ड नहीं है, इसलिए मुझे ये कहते हुए सॉरी लग रहा है, पर मुझे कोई ऐसा ऑर्डर नहीं मिला है जिसमें मुझे आपको इन्फॉर्म या ग्रुप की प्रेसिडेंसी में चेंजेस के बारे में कंसल्ट करने की जरूरत हो। ल्यू रुयेन ने कंप्लीटली कंट्रोल खो दिया। उसने अपनी फिंगर से अपने चेस्ट पर पॉइंट किया। मैं ल्यू रुयेन हूं, मैं रियल ल्यू रुयेन हूं। जो मरी वो ल्यूसू थी, डेड। तुम सबको डिसीव किया गया है। उसने डॉक्यूमेंट्स फॉल्सिफाई किए हैं। उसने इलीगली मेरी पावर स्टील की है। चेंसू, इस घर से इमीडिएटली निकल जाओ, तुम फायर्ड हो। चेंसू ने एक बार भी फ्राउन नहीं किया, उसने बस एक हाफ स्टेप बैक लिया। मिसेस ल्यूसू, मैं आपको काम रहने की रेकमेंड करती हूँ। उसका टोन अभी भी फ्लैट था, हालांकि अब उसमें एक ऐसी अथॉरिटी थी जिसे इग्नोर करना इम्पॉसिबल था। मिस ल्यू रुयेन की आइडेंटिटी का ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन कॉम्पिटेंट लीगल इंस्टीट्यूशंस ने इशू किया है और उनके इमीडिएट फैमिली मेंबर प्रेसिडेंट ली ने पर्सनली वैलिडेट किया है, जिन्होंने सभी रेलेवेंट प्रोसीजर्स कैरी आउट किए हैं। सब कुछ फुल लीगल वैलिडिटी के साथ है। उसने बिना किसी इमोशन के कंटिन्यू किया। जो स्टेटमेंट्स आपने अभी दिए हैं वो एक डिसीज्ड पर्सन के अगेंस्ट डेफेमेशन और ल्यू ग्रुप के करंट डायरेक्टर की एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी पर अटैक कॉन्स्टिट्यूट कर सकते हैं। लीगल डिपार्टमेंट आपके अगेंस्ट लीगल एक्शन लेने का राइट रिजर्व रखता है। इसके बाद उसने ल्यू रुयेन की तरफ देखना बंद कर दिया, जो इतना शेक कर रही थी जैसे वो फेंट होने वाली हो। वो वापस मेरी तरफ टर्न हुई और अपना हेड स्लाइटली लोअर किया। प्रेसिडेंट ली, चलने का टाइम हो गया है। सूजो में प्रिलिमिनरी टीम ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है और प्रोजेक्ट का कंट्रोल लेने के लिए आपका वेट कर रही है। स्पेशलाइज्ड नर्स और चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट जो मिस सियाओजी को अकंपनी करेंगे वो ऑलरेडी व्हीकल में है। मैंने साइलेंटली नॉट किया। मैं नीचे बेंड होकर ऑल को पिक किया, जो अभी भी सॉफ्टली क्राई कर रही थी, और केयरफुली उसको अपने कोट में रैप करते हुए जेंटली उसके बैक पर पैट किया। स्टार्ट से लेकर फिनिश तक मैंने एक बार भी ल्यू रुयेन की तरफ दोबारा नहीं देखा। लाइसफेंग, तुम नहीं जा सकते, मेरी चीजें मुझे वापस दो, ये सब मेरा है। मैं ल्यू रुयेन हूं, मैं ल्यू ग्रुप की प्रेसिडेंट हूं। ल्यू रुयेन के हिस्टेरिकल स्क्रीम्स मेरे पीछे एको हो रहे थे। उसने फिर से लंच करने की कोशिश की, पर दोनों सिक्योरिटी गार्ड्स ने उसको घर के अंदर फर्मली होल्ड कर लिया। चेंसू ने मेरे लिए वो ह्यूज डोर ओपन किया जो बाहर की तरफ जाता था। सनलाइट कंप्लीटली अंदर एंटर कर गई। उसने रेजिडेंस के सामने पार्क्ड हुई ब्लैक कार को इल्यूमिनेट किया। उस क्लैरिटी और ल्यू मैंशन के ऑप्रेसिव डार्कनेस के बीच का कॉन्ट्रास्ट ऐसा था जैसे दोनों डिफरेंट वर्ल्ड्स के हों। शाओमी को अपने आर्म्स में लेकर मैंने फाइनली ल्यू फैमिली का थ्रेशोल्ड क्रॉस कर लिया। 3 डेज बाद सुजाओ की तरफ जा रहे प्राइवेट जेट के अबोर्ड मैं प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स रिव्यू कर रहा था, जबकि शाओ मेरे पास एक चाइल्ड सीट में पीसफुली सो रही थी। चेंसू अपने हैंड में एक टैबलेट लेकर जल्दी से पास आई। उसका एक्सप्रेशन पहले से कहीं ज्यादा सीरियस था। उसने स्क्रीन मेरी तरफ टर्न की। प्रेसिडेंटली, कुछ हुआ है। एक टॉपिक जो ऑलरेडी नेशनल ट्रेंड्स के टॉप 3 में क्लाइम कर चुका था स्क्रीन पर अपीयर हुआ। ल्यू ग्रुप के नए प्रेसिडेंट ने इनहेरिटेंस रखने के लिए मर्डर किया। जिस अकाउंट ने टॉपिक स्टार्ट किया था वो रिसेंटली क्रिएट हुआ था, पर उस पर ऑलरेडी ऑफिशियल वेरिफिकेशन आ चुका था। ऑथेंटिकेशन इन्फॉर्मेशन में लिखा था डिसीज्ड एमएस ल्यू रुआन की रिप्रेजेंटेटिव और क्लोज फ्रेंड। वो अकाउंट वेरिफिकेशन नेम था। उस अकाउंट ने एक बड़ा स्टेटमेंट वीडियो के साथ पब्लिश किया था। वीडियो में ल्यू रुआन, या यूं कहें कि वो वुमन जो अब ल्यूसू की आइडेंटिटी के अंदर रह रही थी, बिना मेकअप के एक सिंपल ब्लैक स्वेटर पहने, सोलन और रेड आइज के साथ पेल और हैगर्ड फेस लेकर अपीयर हुई। ऐसा लग रहा था जैसे बोलने से पहले ही टीयर्स गिर जाएंगे। उसने ब्रोकन और चोक्ड वॉइस के साथ कैमरे की तरफ देखा। उसका हर एक वर्ड पेन से लोडेड था। मैं ल्यूसू हूं, ल्यू रुआन की ट्विन सिस्टर। जैसा ही उसने बोलना स्टार्ट किया, टीयर्स उसके चीक्स पर रोल करने लगे। मेरी सिस्टर की डेथ एक बहुत सस्पिशियस वे में हुई है। उसने रोते हुए अपना फेस कवर कर लिया। मैं ये कहने से हमेशा अफ्रेड थी। मैं अफ्रेड थी, पर अब मैं साइलेंट नहीं रह सकती। उसने कैमरे की तरफ ऊपर देखा। उसके आईज फियर और टेरर से भरे थे। ली से फेन, मेरा फॉर्मर ब्रदर इन लॉ, एक मॉन्स्टर है। उसकी वॉइस ट्रेम्बल हुई। उसने सब कुछ स्टार्टिंग से प्लान किया था। ल्यू रुआन की डेथ कोई सिंपल एक्सीडेंट नहीं थी। वो ली से फेन था। उसने मेरी सिस्टर को किल किया है। उसके फेस के इमोशंस कंप्लीटली रियल लग रहे थे। एक ऑर्डिनरी मैन जो हमारी ल्यू फैमिली में एंटर हुआ। इन सब ईयर्स में उसने रुआन को लव और ओबे करने का प्रिटेंड किया, पर रियलिटी में वो हमेशा हमारी फैमिली की फॉर्चून रखने के लिए ऑब्सेस था। वो बोलते हुए रोती रही। उसने रुआन के ट्रस्ट का यूज करके सीक्रेटली एसेट्स ट्रांसफर किए और डॉक्यूमेंट्स फॉर्ज किए। एक्सीडेंट से पहले मेरी सिस्टर ने कुछ क्लूज डिस्कवर कर लिए थे और वो उसको कन्फ्रंट करने का प्लान कर रही थी, पर तभी एक्सीडेंट हो गया। उसकी वॉइस और भी क्रैक हुई। जब मैंने उसको कन्फ्रंट किया तो उसने मुझे थ्रेटन किया। उसने कहा कि अगर मैंने कुछ बोला तो शाओजी का भी एक्सीडेंट हो जाएगा। उसने उस गर्ल का यूज करके मुझे थ्रेटन किया। अपना माउथ कवर करके वो अनकंट्रोलेबली रोती रही।
मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी। मैं सिर्फ देख सकती थी कि कैसे, जबकि मेरी सिस्टर की बॉडी अभी कोल्ड भी नहीं हुई थी, उसने एक सो कॉल्ड विल ली जो पता नहीं कहां से आई और सब कुछ स्नैच कर लिया जो रुआन का था। ल्यू ग्रुप स्नैच कर लिया। वो कुछ और डेज के लिए पेन फेन भी नहीं करना चाहता था। टीयर्स बिना रुके गिर रहे थे। जैसा ही फ्यूनरल ओवर हुआ, वो मुझे, मेरी मॉम और उन सब लोगों को जिनकी रुआन सच में केयर करती थी, एक्सपेल करना चाहता था। उसने मुझे हिट किया, मुझे क्रेजी बोला। वो मुझे शाओली के क्लोज नहीं आने दे रहा। वो कंप्लीटली हर एक ट्रेस इरेज करना चाहता है जो रुआन का कभी था, ताकि वो एक मर्डरर की तरह ल्यू फैमिली को टेक ओवर कर सके। उस पॉइंट पर वो इतना इंटेंसली क्राई कर रही थी कि लग रहा था फेंट होने वाली है। तभी कैमरे पर मेल हैंड्स अपीयर हुए जो उसको डेलिकेटली होल्ड कर रहे थे। वो जैंग सी था। एक पेंड एक्सप्रेशन के साथ उसने लो वॉइस में कहा, सू अब बहुत हुआ, तुम्हारी बॉडी ये बैर नहीं कर सकती। हम रुआन को इस तरह एक अनजस्ट मैनर में डाई नहीं करने दे सकते। वीडियो एंड हो गया। वो ऑटोमेटिकली पोस्ट पर जम कर गया। ल्यू रुआन की सिस्टर के पर्सपेक्टिव से लिखे टेक्स्ट में बहुत डिटेल में डिस्क्राइब किया गया था कि कैसे मैंने ल्यू रुआन को साइकोलॉजिकली मैनिपुलेट किया था, कैसे मैंने कार एक्सीडेंट केयरफुली प्लान किया था, कैसे मैंने अपनी छोटी डॉटर को एक प्रेशर टूल की तरह यूज किया था, और कैसे मॉर्निंग के फर्स्ट 7 डेज ओवर होने से पहले ही मैं ल्यू ग्रुप को स्टील करने के लिए आउटसाइड कैपिटल के साथ कंस्पायर करने भागा। लैंग्वेज इमोशन और मैनिपुलेटिव इंटेंट से लोडेड थी। उन्होंने मुझे एक एम्बिशियस, रूथलेस और अपॉर्चुनिस्टिक मैन की तरह पोर्ट्रे किया, एक ऐसा कीपर जो मैरिज के थ्रू सोशल लैडर क्लाइम कर गया, जो अपनी वाइफ की वेल्थ रखने के लिए किल कर सकता है। एक एक्सट्रीम वर्जन टिपिकल अर्बन फीनिक्स का, बिना किसी ह्यूमैनिटी के। कमेंट सेक्शन कंप्लीटली ब्लो अप हो गया। मोस्ट पॉपुलर मैसेजेस एंगर और इंसल्ट्स की एक वेव थी। डैम, ये तो एक रियल वर्जन है। नहीं, इससे भी वर्स, उसने अपनी खुद की डॉटर को भी यूज किया। ये गाय अपॉर्चुनिस्ट्स का अल्टीमेट किंग है जो विमेन पे लिव करते हैं। मिस ल्यू बहुत अच्छी थी। कितना अनलकी था वो जो इससे मैरिड हुआ। सिस्टर को रोते देखकर मेरा हार्ट ब्रेक हो गया। कोई इतना डिस्गस्टिंग पर्सन कैसे एग्जिस्ट कर सकता है? इनहेरिटेंस रखने के लिए वाइफ का मर्डर, ये सब मोरालिटी को डिफाई करता है। पुलिस को इसकी इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। ड्रामा ऑफ द ईयर। सिस्टर ने सिस्टर को किल किया, उसकी आइडेंटिटी प्लांट की और अपने ब्रदर इन लॉ के साथ एक सीक्रेट रिलेशनशिप में रहने लगी। न्यू एविडेंस डायरेक्टली ल्यू रुयान और जैंग जिन की तरफ पॉइंट करता है कि वो दोनों ल्यू सू की डेथ में कंस्पिरेटर्स हैं। एक्सीडेंट जानबूझकर करवाया गया, विल्स का फॉर्जरी, एसेट्स का इल्लीगल ट्रांसफर और हस्बैंड और डॉटर की ऑब्सेसिव सर्वेलेंस। ये वुमेन एक डेमन है। वो सब कहाँ हैं जो प्रेसिडेंट ली को इंसल्ट कर रहे थे? बाहर आओ और अपोलोजाइज करो। एक ऑपर्चुनिस्टिक मैन प्लीज। इस मैन को तो उसकी वाइफ की फैमिली ने जिंदा खा लिया। पब्लिक आउटरेज ने ऑलमोस्ट इंस्टेंटली फोकस शिफ्ट कर दिया। पूरा गुस्सा जो पहले उस अलेजेड मर्डरस हस्बैंड पर कलेक्टेड था, अब उससे भी फियर्स हंट में टर्न हो गया, उस पॉइजनस वुमेन के अगेंस्ट जिसने अपनी सिस्टर और अपने लवर को किल किया। ल्यू रुयान और जैंग जेन के सोशल मीडिया अकाउंट्स कुछ ही आवर्स में क्रैश हो गए। इंसल्ट्स, थ्रेट्स और ट्रूथ की डिमांड्स उनके अकाउंट्स पर फ्लड कर गईं। कई सपोज्ड फ्रेंड्स और मीडिया जो पहले उन्हें डिफेंड कर रहे थे, वो डिस्क्रीटली डिसअपियर होने लगे, जबकि इंटरनेट यूजर्स को पेमेंट्स और मैनिपुलेटेड कैंपेन्स के एविडेंस मिल गए। पर सबसे इंपॉर्टेंटली, वो सब इन्फॉर्मेशन लियू मिंगी तक भी पहुंची। मेरे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए किसी ने एक प्रिंटेड और परफेक्टली बाउंड डॉसियर की एविडेंस की फिजिकल कॉपीज के साथ डायरेक्टली लियू रेजिडेंस में डिलीवर किया। लोग कहते हैं कि उस मोमेंट पर लियू रुयान और जैंग जेन प्रिसाइसली वहां पर थे और लियू मिंगी को काम करने की कोशिश कर रहे थे और ये डिस्कस कर रहे थे कि उस पब्लिक ओपिनियन को कैसे हैंडल किया जाए जो उनके अगेंस्ट टर्न होना शुरू हो चुका था। लियू मिंगी ने खुद को लगभग 1 आवर के लिए स्टूडियो में अकेले लॉक कर लिया और फिर अंदर से ऑब्जेक्ट्स ब्रेक होने के वायलेंट साउंड्स के साथ हिस्टेरिकल और हार्ट ब्रेकिंग स्क्रीन सुनाई देने लगी। लियू रुयान, बीस्ट बीस्ट, तुम ऐसी चीज कैसे कर सकती हो? वो तुम्हारी सिस्टर थी, तुम्हारी अपनी सिस्टर। उनकी स्क्रीम्स डेस्परेशन से भरी थी। सू, मीसू, तुम इतनी अनजस्टली मर गई। मैं ही ब्लाइंड थी, मैं ही थी जिसने तुम्हें डिस्ट्रॉय किया। फिर उनकी वॉइस अब्रप्टली जैंग जेन की तरफ चेंज हुई। और तुम हार्टलेस रेच, ल्यू फैमिली ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुमने इस डेमन वुमेन के साथ कंस्पायर किया और दोनों को मार दिया? क्या उन्हें मर जाना चाहिए? मोर थिंग्स ब्रेक होने का साउंड घर में फिल हो गया। बाहर निकलो, ल्यू फैमिली से बाहर निकलो। मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देखना चाहती। मैं पुलिस को कॉल करने वाली हूँ। मैं मेरी डॉटर की डेथ के लिए उन्हें उनकी लाइफ से पे करवाऊंगी। फिर शाउटिंग, पुशिंग और ज्यादा स्मैश्ड ऑब्जेक्ट्स का क्रैश आया। एंड में ल्यू रुयान और जैंग जेन ल्यू रेजिडेंस से एक मिजरेबल स्टेट में एस्केप कर गए, प्रैक्टिकली फ्ली करते हुए उन वेजेस के पीसेस के बीच में जो ल्यू मिंगी ने फेंके थे और उनके हेटफुल कर्सेस के बीच में।
सूजू में ल्यू ग्रुप के न्यू एनर्जी बेस प्रोजेक्ट के टेम्पररी ऑफिस में ह्यूज फ्लोर टू सीलिंग विंडोज के पार एक मॉडर्न इंडस्ट्रियल पार्क स्ट्रेच हो रहा है, जो शेप लेना शुरू कर रहा है, जो दूर ग्रीन माउंटेन्स के साथ कॉन्ट्रास्ट कर रहा है। मैं सीनियर प्रोजेक्ट मेंबर्स के साथ फाइनल प्लान रिव्यू खत्म कर रहा था जब इंटरनल लाइन रैंक हुई। मेरी सेक्रेटरी की वॉइस डाउटफुल साउंड कर रही है। प्रेसिडेंटली, रिसेप्शन पर एक वुमन है जो आपको देखने पर इंसिस्ट कर रही है। वो कहती है कि वो ल्यू रुयान है, उसका कोई अपॉइंटमेंट नहीं है और वो इमोशनली अनस्टेबल लग रही है। सिक्योरिटी ने उसको स्टॉप किया पर वो लीव करने से रिफ्यूज कर रही है। मीटिंग रूम में इंस्टेंटली साइलेंस हो गया। सेवरल एग्जीक्यूटिव्स ने ग्लांसेस एक्सचेंज किए इससे पहले कि वो डिस्क्रीटली अपने डॉक्यूमेंट्स पुट अवे करते। मैंने एक हैंड रेज किया। मीटिंग 10 मिनट्स के लिए सस्पेंड की जाती है। मैं स्लोली स्टैंड अप हुआ। उसको फर्स्ट फ्लोर के वेस्ट विंग वाले छोटे रिसेप्शन रूम में ले जाओ, मैं अभी आता हूं। वो रूम सिक्लूडेड और रेयरली यूज होता है। जब मैंने एंटर करने के लिए डोर पुश किया तो ल्यू रुयान विंडो के सामने बैक टर्न करके खड़ी है। उसने एक सीमिंगली एक्सपेंसिव, हालांकि रिंकल्ड बेज ट्रेंच कोट पहना है। उसके हेयर में अब पहले जैसा इम्पेकेबल केयर नहीं है। वो हेस्टिली टाई किए हुए हैं, जिसमें से मेसी स्ट्रैंड्स उसके नेक के पास गिर रहे हैं। डोर ओपन होने की साउंड सुनकर वो स्लोली टर्न हुई, पर बस कुछ ही डेज में उसने बहुत वेट लूज कर दिया है। उसके आईज के नीचे डीप डार्क सर्कल्स इतने मार्क्ड हैं कि मेकअप भी उन्हें कंप्लीटली हाइड नहीं कर सकता। वो आईज जो कभी चार्म और एरोगेंस से ब्रिम करती थी, अब रेड वेन्स और अनकंट्रोल्ड फियर से कवर हैं, एक स्टार्टल्ड एनिमल की तरह। जब उसने मुझे देखा, उसके लिप्स थोड़े ट्रेम्बल हुए और बोलने से पहले ही टीयर्स गिरने लगे। लार्ज ड्रॉप्स बिना किसी वार्निंग के डिसेंड हुए, उसके आईज की आउटलाइन को रूइन करते हुए। सीफेंग, उसकी वॉइस टेरिबली लहोर्स है, टीयर्स से भरी है। उसने मेरी तरफ 2-3 स्टेप्स स्टैगर किए, जैसे वो क्लोजर आना चाहती है, पर जैसे ही वो मेरी कोल्ड गेज से मिली तो वो रुक गई। सीफेंग, मैं रॉन्ग है, मैं सच में जानती है कि मैं रॉन्ग है। उसने दोनों हैंड्स से अपना फेस कवर कर लिया। उसके शोल्डर्स एंगर और रोने से वायलेंटली शेक करने लगे, जब तक कि उसकी ब्रेथ ऑलमोस्ट खत्म नहीं हो गई। वो एक कंप्लीटली ब्रोकन क्राई है, बिना डिग्निटी के, बिना कंट्रोल के। जैंग ज़ेन एक पर्सन नहीं है। जब उसने देखा कि सब कुछ एक्सपोज हो गया, उसने सारा ब्लेम मुझ पर पुट कर दिया। उसने लास्ट मनी जो अभी भी वो यूज कर सकता है और एस्केप कर गया। उसने बहुत टाइम से एक एग्जिट प्रिपेयर किया है। उसके पास अब्रॉड में फेक आइडेंटिटीज तक प्रिपेयर्ड हैं। उसकी वॉइस ब्रोक हो गई। उसने कभी मेरे साथ एक फ्यूचर रखने के बारे में नहीं सोचा। उसने बस मुझे यूज किया। उसने मुझे ल्यू फैमिली के रिसोर्सेज लेने के लिए यूज किया। उसने मुझे मेरी सिस्टर से रिड होने के लिए यूज किया। वो अनकंट्रोलेबली रो रही है। उसने मुझे चीट किया। उसने मुझे मिजरेबली चीट किया। सौबियाजिस के बीच में उसने बताना शुरू किया कि कैसे जैंग ज़ेन ने उसे स्वीट वर्ड से मैनिपुलेट किया, कैसे उसने सब कुछ केयरफुली प्लान किया और कैसे उसने उसे बिना किसी हेजिटेशन के अबैंडन कर दिया जब चीजें फॉल अपार्ट हो गईं। वो रो रही है क्योंकि वो अपना माइंड लूज कर चुकी है। वो रो रही है क्योंकि उसने अपनी सिस्टर ल्यू को बिट्रे किया और रो रो कर बोल रही है कि उसने मुझे भी फेल कर दिया। उसने अपनी टीयर्स से भरी आईज उठाई और ब्लर्ड विजन के बीच से मेरे एक्सप्रेशन को देखने की कोशिश की। उसका फेस टीयर्स, स्मच्ड मेकअप और रनिंग नोज से कंप्लीटली रूइंड और खराब हो गया है, पर उसकी आईज में एक डेस्परेट होप चमक रही है, जैसे कोई बिल्कुल डूबता हुआ इंसान आखिरी तिनके का सहारा लेने की कोशिश करता है। सेफिंग, मुझे रिग्रेट है, सच में मुझे रिग्रेट है। उसकी वॉइस ट्रेम्बल कर रही है। हम फिर से स्टार्ट करते हैं। हाँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मुझे ना तो ल्यू ग्रुप चाहिए और ना ही आइडेंटिटी। मैं बस तुम्हें और हमारी डॉटर को चाहती हूँ। हम यहाँ से ऐसी जगह चले जाते हैं जहाँ हमें कोई नहीं जानता। हम अच्छे से रहेंगे। हाँ, उसने मेरी तरफ एक और स्टेप लिया। अब से मैं तुम्हारे साथ बहुत अच्छे से बिहेव करूंगी। मैं शियाओई का अच्छे से टेक केयर करूंगी। मैं एक अच्छी वाइफ और एक अच्छी मदर बनूंगी। प्लीज मुझे एक और चांस दो। उसका रोना उस खाली और छोटे रिसेप्शन रूम में एको कर रहा है। ये डेस्पिरेशन से भरी हुई एक बेगिंग है और मैं साइलेंटली सुनता रहा। मेरे फेस पर एब्सोल्युटली कोई इमोशन नहीं है, ना गुस्सा न सिंपैथी, बस एक डीप और शांत कामनेस है, जब तक कि वो रोने के बाद बिल्कुल ब्रोकन वॉइस के साथ कोलैप्स होने की कंडीशन में नहीं आ गई। फाइनली मैंने मूव किया। मैंने उस हैंड की तरफ नहीं देखा जो उसने मेरी तरफ एक्सटेंड किया, और ना ही मैंने उसकी प्लीज और रिक्वेस्ट का कोई रिप्लाई दिया। मैं बस टर्न हुआ और उस साइड डोर की तरफ वॉक करने लगा जो रूम को अंदर के कॉरिडोर से कनेक्ट करता है। मैंने डोर ओपन किया। बाहर मेरा पर्सनल असिस्टेंट शियावी का हैंड होल्ड करके खड़ा है, जो अभी अभी अपनी चाइल्ड क्लास से रिटर्न हुई है। जब शियावी ने मुझे देखा, उसकी आईज इंस्टेंटली लाइट अप हो गई। डैड, मैं नीचे बेंड हुआ और उसको फर्मली अपने आर्म्स में पिक कर लिया। उसने नेचुरली अपने स्मॉल आर्म्स को मैंने नेक के अराउंड रैप कर लिया और फिर क्यूरियसली अपना हेड रूम की तरफ घुमाकर देखने लगी। उसने उस अननोन आंटी को देखा जो स्मज्ड मेकअप के साथ रो रही है। उसके स्मॉल फेस पर एक कंफ्यूज्ड एक्सप्रेशन अपीयर हुआ, पर वहां कोई फियर नहीं है। उसने बस मुझे और टाइटली होल्ड कर लिया।
मैंने उसको अपने आर्म्स में होल्ड किया और वापस लियू रुयान की तरफ टर्न किया, जिसने अब्रप्टली रोना स्टॉप कर दिया है और मुझे मोशनलेस देख रही है। शियावी का छोटा और सॉफ्ट बॉडी हम दोनों के बीच में है, हम दोनों को आखिरी बार सेपरेट करते हुए। लियू रुयान, मेरी वॉइस कंप्लीटली काम है। लीगली मेरी वाइफ लियू रुयान ऑलरेडी डाई कर चुकी है। मैंने एक पॉज लिया, और उसको वापस लाने का कोई रास्ता नहीं है। मैंने डायरेक्टली उसकी आईज में देखा। अब से तुम मेरे सामने कभी दोबारा मत आना। मेरा टोन अभी भी सीरीन है। तुम परफेक्टली जानती हो कि मैं क्या करने के केपेबल हूं। सबसे टॉप फ्लोर पर एलिवेटर के डोर्स ओपन हुए। बाहर हमारा वेट एक कॉरिडोर कर रहा है जो लाइट से भरा है, और मेरे असिस्टेंट्स की टीम भी वहां है। शियावी को अपने आर्म्स में कैरी करते हुए मैं स्लोली बाहर वॉक कर गया।